नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म वन वे स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज की क्लास रहेगी हमारे बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए इतिहास हिस्ट्री को लेकर। दोस्तों अति इंपॉर्टेंट वालों फर्स्ट पेपर पर डिस्कशन करने वाले दोस्तों जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की ओर से प्रकाशित है। चलिएगा दोस्तों 19 वालों पर डिस्कशन करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। चलिए आपका एग्जाम भी बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं दोस्तों, जल्द से जल्द आपके सामने ये 1 वीक सीरीज कंप्लीट करवाई जाएगी, आप अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। चलिए आज की क्लास में महत्वपूर्ण सवालों पर अध्ययन करने वाले। चलिएगा दोस्तों, चलिए आज की क्लास वैसे अति इम्पोर्टेंट रहेगी क्योंकि 2019 और 2015 और 17 तीन एग्जामों में लगातार सवाल पूछा गया है। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार है और वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए सवाल क्या है कि भारत की मध्य पाषाणकालीन संस्कृति की प्रमुख विषय। दोस्तों भारत की जो मध्य पाषाण संस्कृति थी उसकी जो विशेषता क्या थी उसके बारे में सवाल 2019 में पूछा गया है कि मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषता। दोस्तों मध्य पाषाण काल था तो उसमें कौन कौन सी विशेषताएं थी उसके बारे में, यानी कि कौन कौन से विकास हो चुके थे विज्ञान के क्षेत्र में, औजारों के क्षेत्र में, यानी आर्थिक स्थिति से किस प्रकार की अपने मध्य पाषाण काल की स्थिति थी उसके बारे में लिखना है। चलिएगा उत्तर की ओर बढ़ जाएगी। पुरातत्ववेताओं के अनुसार, यानी कि उस खोजकर्ताओं पुरातत्ववेताओं के अनुसार पूर्व पाषाण काल तथा नव पाषाण काल के बीच एक संक्रमण काल भी था। दोस्तों नवपाषाण काल और पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल, इन दोनों के बीच में एक संक्रमण काल भी था। पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच में संक्रमण काल था जिसे प्राय मध्य पाषाण काल कहते हैं। दोस्तों पूर्व यानी पहले, यानी स्टार्टिंग का समय पूर्व पाषाण काल, तब न तो कुछ पता था, न मनुष्य को अपने कपड़ों के बारे में पता था, कपड़े पहनने के बारे में, खाने के बारे में, पीने के बारे में, यानी कि पूर्व पाषाण काल में मनुष्य की जो स्थिति थी वो बिगड़ी हुई थी। और अब नव पाषाण जो अभी काल चल रहा है, अभी का जो समय चल रहा है वो नव पाषाण काल और पूर्व यानी सबसे पहले, और इन दोनों के बीच में एक मध्य वाला काल था तो वही काल ये मध्य पाषाण काल है। और इस मध्य पाषाण काल को संक्रमण काल भी था जिसे प्राय मध्य पाषाण काल कहते हैं। इस काल में औजार बहुत ही छोटे होते थे। दोस्तों इसमें बहुत ही छोटे औजारों के रूप में प्रयोग में लिए जाते, इन्हें यह लघु पाषाण, अणु पाषाण, लघु औजार आदि नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों जो मध्य पाषाण काल है इसे अणु पाषाण, ये लघु औजार आदि नामों से पुकारा जाता था, यानी इस नाम से अनेक नामों से जाना जाता था। चलिए इसकी विशेषताओं के बारे में अब डिस्कस करते हैं। प्रमुख विशेषता कौन कौन सी मध्य पाषाण, औजारों और हथियार। दोस्तों मध्य पाषाण काल में औजारों का बहुत ही अधिक विकास हुआ। किस प्रकार हुआ? मध्य पाषाण काल के औजार बहुत ही छोटे आकार के हैं, यह 2 से 3-4 तक होते थे, यानी 2-3-4 फीट तक होते थे और किसी हैंडल में फिट करके प्रयुक्त होता। किसी हैंडल यानी कि आगे औजार है तो उसके पीछे हथौड़ा, यानी कि हथौड़ा का जो हत्था होता है तो उसे हैंडल, उसे क्या कहते हैं? हैंडल कहते हैं। तो उस पीछे हैंडल और आगे औजार, तो ऐसा ही होता अभी भी। तो पीछे की और किसी हैंडल से फिट करके प्रयोग किए जाते थे। अत्यधिक छोटे होने के कारण ये औजार लघु पाषाण उपकरण या फिर माइक्रोलिथ नाम से पुकारे जाते थे। डॉक्टर विमल चंद्र पांडे लिखते हैं कि उपलब्ध माइक्रोलिथ, क्या लिखते हैं कि उपलब्ध माइक्रोलिथ यानी कि जो छोटे छोटे औजार थे उसको माइक्रोलिथ कहा जाता था। तो उपकरणों में फलक, नुकीले हथियार, खुरचने वाले औजार, खुरचने यानी जो खुरचने के औजार होते हैं, उत्कीर्णक के औजार थे, त्रिभुज, अर्धचंद्र, समलंब विशेष उल्लेखनीय थे। क्या क्या उल्लेखनीय? त्रिभुज है, उत्करणीय है, जो खुरसने वाले औजार है, और माइक्रोलिथ के औजार है। ठीक है, तो वो बहुत ही प्रचलित थे। ये सब जैस्पर, फेल्ट, एगेट, चर्ट, कॉर्नियल, क्वार्ट्ज, कल्सेडोनी आदि से बनाए जाते थे। परंतु इन माइक्रोलिथ के काल के विषय में विद्वानों का बड़ा मतभेद। दोस्तों इस जो माइक्रोलिथ का काल है, छोटे छोटे औजारों का, माइक्रोलिथ का या फिर मध्य पाषाण का जो काल है, इस विषय में बहुत ही अधिक वैज्ञानिकों का एक मतभेद है। ब्रूस फुट महोदय
इन्हें उत्तर पाषाण काल के नाम से भी संबंधित करते हैं। दोस्तों एक विद्वान का नाम है ब्रूटफुर्स महोदय, इसका नाम है ब्रूसफुट। तो इन्होंने क्या किया, उत्तर पाषाण, इसको क्या किया, उत्तर पाषाण काल के साथ में संबंध करते डिटेरा, टाड, गार्डन आदि विद्वान इन्हें प्रोटो नियोलिथिक कोटि में रखते हैं। किसमें रखते हैं, प्रोटो नियोलिथिक कोटि में रखते हैं। दोस्तों इसके मुख्य यानी कि मुख्य पॉइंटों पर बात कर लेते हैं। इस चाहता है कि आपको बस एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम नजदीक आ सके, इसलिए हम फटाफट इसको नजर में काफी हद तक पॉइंटों को नजरअंदाज करते हुए इंपॉर्टेंट वालों पर डिस्कस, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। क्या है कि मध्य पाषाण काल में औजारों का प्रयोजन हुआ था। क्या इसका औजारों का प्रयोजन यानी औजारों का विकास हुआ। इसमें निम्न प्रकार प्रयोजन थे। किसका, कौन कौन से थे औजार, कौन कौन से, स्क्रैपर। दोस्तों पहला तो था स्क्रैपर, इसका प्रयोग खाल को खुरसने के लिए गई, स्क्रैपर था, उसका प्रयोग खाल को कुतरने के लिए, उखाड़ने के लिए इस स्क्रैपर का प्रयोग किया जाता था। एक है डिस्क, ये मार करने के लिए काम, मार करने, किसी को, किसी पर वार करना है तो उसको, उसके सामने डिस्क का काम लिया जाता है। फिर है ब्लेड, ब्लेड है, इनसे तीरों की पैनी नोक बनाए जाते, तीर होते थे, तीर धनुष बाण के तीर होते थे, उसकी जो आगे की नोक होती है उसको तीखा करने के लिए, नोक को बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ब्लेड का उपयोग। फिर आता है प्लाइंट, प्लाइंट ये विभिन्न वस्तुओं में छेद करने के लिए काम, विभिन्न वस्तुओं में छेद करने के लिए प्लाइंट काम में लिया जाता था। फिर है कोर ब्लेड, ये काटने के लिए काम में, किसी वस्तु को काटने के लिए कोर ब्लेड, यानी दोस्तों ये मध्य पाषाण काल के जो औजार है उसके नाम है लुनेट। लुनेट भी ये काटने के लिए काम, लुनेट भी काम काटने में आता था। फिर है हार्पून हेड, हार्पून ये हड्डियों लकड़ी की दरार में गाड़ दिया। दोस्तों जो हड्डियां और लकड़ी की जो दरार होती थी उसमें गाड़ने में काम आता था हार्पून हेड, ठीक है। फिर आता है इसका निवास स्थान। दोस्तों हमने जो औजारों की बात की इसको हम पुनः देख लेते हैं। दोस्तों आपको एग्जाम में लिखने में होगा स्क्रैपर, डिस्क, ब्लेड, प्लाइटर, कोर ब्लेड, लुनेट, हार्पून हेड। दोस्तों हार्पून हेड है वो लकड़ियों और हड्डियों में घुसाने के लिए काम में आता था, और लुनेट है ये किसी को काटने में, किसी भी चीज को काटने में काम आता था, और कोर ब्लेड है ये भी काम काटने में काम आता था, और प्लाइटर है ये छेद करने के लिए, ब्लेड है वो तीर का नोक बनाने के लिए, और डिस्क है ये मारने के लिए काम में आता था, स्क्रैपर ये किसी खाल को उखड़ने के लिए काम में आता था, ठीक है। चलिए दोस्तों इस मध्य पाषाण कालीन जो लोग थे उसका निवास स्थान, कैसे कैसे घरों में रहते थे उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। निवास स्थान अगला पॉइंट है, समस्त साक्ष्यों से ज्ञात होता है, मध्य पाषाण काल में जो समस्त साक्ष्य मिले उससे ज्ञात होता है कि भारतवर्ष के मध्य पाषाण काल लोग छोटी छोटी झोपड़ियों, सॉरी पहाड़ियों में पर रहते थे। किस पर, झोपड़ियां नहीं, पहाड़ियों पर, छोटी छोटी पहाड़ियों पर ये मध्य पाषाण के लोग है वो रहते थे। बेलन घाटी तथा भीमबेटका की पहाड़ियों में शैलाश्रय मिले हैं, भीमबेटका की पहाड़ियों पर शैलाश्रय मिले, यानी कि इसके सेल के छोटे छोटे आश्रम मिले जिनमें मनुष्य रहा करते थे। इसका भोजन क्या है, मध्य पाषाण कालीन लोगों का भोजन क्या था मुख्य रूप से, इस युग के लोग कृषि कर्म और पशुपालन से अनभिज्ञ। दोस्तों कृषि किस किस प्रकार की जाती है और पशुपालन किस प्रकार किया जाता है, इससे अनभिज्ञ यानी मध्य पाषाण के लोग थे उसको पता नहीं था कि कृषि क्या है, पशुपालन क्या है। इन लोगों का प्रमुख उद्यम यहाँ पर मध्यकाल में क्या था, शिकार करना। दोस्तों ये इसका धंधा था। ये लोग गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, मछली, घड़ियाल आदि से परिचित थे। आखिर में मारे गए पशु पक्षियों का मांस नदियों और झीलों के तटों पर पकड़ी गई मछलियों तथा वन से प्राप्त फल फूल कंद मूल उसकी उदर पूर्ति यानी पेट की पूर्ति थी, भूख मिटाने के लिए इसका काम है। मुख्य रूप से मांस कह सकते हैं हम, ठीक है, मांस से वो खाते थे मध्य पाषाण के लोग। किस प्रकार, घोड़ा, बैल, बकरी, मछली, घड़ियाल इसके मांस खाते थे, और कृषि और पशुपालन से समझते नहीं थे, ठीक है। फिर बाद में पता चला धार्मिक क्रिया किस प्रकार की थी मध्य पाषाण काल के लोगों की धार्मिक क्रिया। मध्य पाषाण काल में मानव ने शवों को दफनाना शुरू कर दिया था। दोस्तों मानव ने शव को, यानी लाश होती है किसी की मृत्यु बन जाए तो उसको दफनाने यानी कि उसको किसी में जमीन में गाड़ने, दफनाने की शुरुआत इस धार्मिक क्रिया यानी मध्यकाल में ये होता था। बिल्कुल कोई प्राणी मर गया है तो उसको जमीन के अंदर दफनाने की क्रिया इस मध्य पाषाण काल में थी। उत्खनन में अनेक अस्थि पंजर मिले। दोस्तों यहाँ पर जो उत्खनन हुआ है तो वहां से अस्थि पंजर मिले हैं, यानी कि बहुत ये दफनाने वाली प्रथा थी। इनमें से कुछ सिर पूर्व दिशा की और कुछ पश्चिम दिशा की और अस्थियां पंजरे
के नाम अनेक प्रकार की पाषाण सामग्री मिले हैं। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि मध्य पाषाण कालीन मानव दफन से संबंध रखने वाली किसी अनुष्ठान मूलक विशिष्ट पद्धति का विकास कर लिया होगा। यह भी संभव है कि इस काल में मनुष्य में लोकोत्तर जीवन के विषय में किसी प्रकार की भावना का बीजारोपण हुआ हो। अनेक स्थलों पर मानव अस्थिपंजर के साथ कुत्ते के अस्थिपंजर प्राप्त। दोस्तों अनेक स्थल ऐसे मिले वहां पर जहां पर मानव के साथ में कुत्ते को भी दफनाया जाता था साथ में। संभव है कि मनुष्य के प्राचीन साथी भी धार्मिक महत्व रहा। दोस्तों मनुष्य के जो प्राचीन साथी के रूप में इसका धार्मिक महत्व रहा हो कुत्तों का वगैरह किसी जानवर का, तो इसलिए यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी प्राणी जैसे कि कोई मानव है उसका संबंध है वो कुत्ते, यानी कुत्ते से बहुत ही रिलेशन है, दोस्ती है, तो वो जैसे ही वो मर जाएगा तो कुत्ता भी उसके साथ में दफना लिया जाता था। ऐसा यहाँ पर कहा गया है कि महत्व हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, प्राचीन साथी के रूप में, दोस्तों प्राचीन साथी के रूप में उसका धार्मिक महत्व हो, ऐसा हो सकता है। कंदरा कला, चलिए कंदरा कला क्या है? अनेक कंदराओं के मध्य पाषाण युगीन मानव द्वारा अंकित किए गए चित्र उपलब्ध है। कंदरा कला यानी कंदराओं की कला जो होती है पहाड़ियों पर, उसकी कला। अनेक कंदराओं में मध्य पाषाण युगीन मानव द्वारा अंकित किए गए चित्र उपलब्ध। दोस्तों पहाड़ों पर चित्र उपलब्ध है। विंध्याचल की पहाड़ियों में भीमबेटका में कंदरा चित्रकला का सबसे बड़ा भंडार मिला है। यहाँ 500 गुफाओं में तत्कालीन युग के लोगों द्वारा अंकित किए गए हजारों चित्र प्राप्त हुए। दोस्तों भीमबेटका की गुफा चित्र की प्रमुख विशेषता है कि उसमें मानव जीवन के प्राय सभी पक्षों को चित्रित किया गया है। इनमें शिकार के पूर्व नृत्य, मनोरंजन के नृत्य, गर्भवती महिला, गर्भवती गाय, गेंडे का शिकार किस प्रकार है, गेंडे का शिकार, मुखौटा के नृत्य, किसके मुखौटों के नृत्य, मुखौटों के शिकार आदि से संबंधित चित्र है वो उल्लेखनीय। यानी कि भीमबेटका की गुफा है उसमें ये सारे के सारे चित्र है, यानी कि नृत्य करती हुई महिला गर्भवती, घोड़ा, गाय, गेंडे का शिकार है, वो मुखौटों का नृत्य किस प्रकार होता है, वो सारा का सारा वो यहाँ पर भीमबेटका की गुफाओं पर ये चित्र अंकित किए गए दोस्तों। और ऐसा माना जाता है कि ये मध्य पाषाण काल